हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके इंतजार की घड़ी हुई खत्म। बहुत सारे बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का वीडियो कब आएगा। तो जैक बोर्ड का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपके इंग्लिश के बाद इकोनॉमिक्स का पेपर है और बहुत सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रखी है या किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखी है। तो डरने की कोई भी बात नहीं है। हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए जिसमें सारे कंटेंट्स मैं बता दूंगा और सारी चीजों को मैं बहुत डिटेल्स में समझाता भी चला जाऊंगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी कोई बात नहीं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी कोई बात नहीं। आप दोनों इस वीडियोस के थ्रू अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार का जो न्यू पैटर्न बनाया गया है जैक बोर्ड के लिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 30 ऑब्जेक्टिव्स डाल रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ वेरी शॉर्ट और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आपको जैसे पता होगा, आपने देखा भी होगा सिलेबस और सारा पैटर्न। आपको 6 क्वेश्चंस बनाने हैं वेरी शॉर्ट के और 6 क्वेश्चन बनाने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, जिसमें से आपको मिलेंगे टोटल 8 क्वेश्चन। कहने का मतलब है 8 क्वेश्चन में से आपको चुनकर सिर्फ 6 क्वेश्चन बनाने हैं वेरी शॉर्ट और 8 क्वेश्चन में से चुनकर आपको 6 क्वेश्चन बनाने हैं शॉर्ट, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स दिया गया है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बनाने हैं 6 में से ओनली 4, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, ठीक है। तो आज का ये जो स्पेशल वीडियो है ये है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जिसमें आप सिर्फ एक वीडियो में अपने पूरे बुक को कवर कर सकते हो, जिसमें से आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों कवर हो जाएगा। फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो बनाऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जिसमें आप एक वीडियो में पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। तो लेट ना करते हुए चलिए जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ लेना है डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, मैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों एक साथ बना रहा हूं, जिसमें आपको दोनों का कवर अप हो जाएगा, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट एक साथ के लिए, और लॉन्ग के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहला है डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या होती है, ठीक है। इससे पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दूं आप लोगों को। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता ही है, एडम स्मिथ। और इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया था, जिसने इसे बांटा है उसका नाम है रैगनर फ्रिश, जिसे माइक्रो और मैक्रो में बांटा गया था, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पूरा ये कॉन्सेप्ट। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स क्या होती है ये देखना है तो आप मेरे पिछली वीडियोस को देख सकते हो, आगे मैं इसके लिंक में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन आप लोग सारे को ही लिखोगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। डेफिनेशन नोट डाउन करें। Opportunity cost refers to the value of a factor in its next best or alternative uses, or the foregone opportunities of using a productive resources somewhere else rather than in the present use is termed as opportunity cost। ये तो हो गया इंग्लिश के लिए। अवसर लागत अगर आप लोगों को लिखनी है, हिंदी वाले बच्चे नोट डाउन कर सकते हो। अवसर लागत क्या है? एक वस्तु की सीमांत अवसर, एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की मात्रा है जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी, जो मेरे हाथ से चला गया। देखो, अपॉर्चुनिटी क्या होती है? मौका। मौका तब पता चलता है जब हमारे हाथ से चला जाता है। जैसे हो सकता है कि मैंने आज जो इस वीडियो में बताया है सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो जिन बच्चों ने इसको देखा होगा उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि चलो मिल गया। अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो सोचेंगे अरे ये मौका था मेरे लिए, अगर मैं देख लेता तो फिर मुझे ये सारे आंसर आते और मैं एग्जाम में अच्छा कर पाता। समझ गए? तो अपॉर्चुनिटी हम लोग को कब पता चलती है? जब वो चला जाता है। तो अपॉर्चुनिटी हमेशा याद रखोगे, जिस चीज को पाने के लिए हम जिस चीज को छोड़ देते हैं, तो जिस चीज को हम छोड़ देते हैं उस छोड़े हुए चीज को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। एक वस्तु को पाने के लिए जिस वस्तु को छोड़ दिया जाता है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू फटाफट मैं बता देता हूं। मान लो कि मैं एक कंपनी में काम करता हूं 10,000 रुपए में, ठीक है। मुझे बी कंपनी ऑफर करती है 15,000 रुपए, मुझे सी कंपनी ऑफर करती है 20,000 रुपए, मुझे डी कंपनी ऑफर करती है 18,000 रुपए। इज इट क्लियर? मैं काम कहां कर रहा हूं? 10,000 वाली कंपनी में काम कर रहा हूं। तो मैं 10,000 वाली कंपनी को छोड़कर कहां जाऊंगा? 20,000 वाली कंपनी को ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है? 20,000 वाली। तो जिसको पाने के लिए जिसको छोड़ा जाए वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है।
ठीक है, तो आप बोलोगे सर 20,000 को पाने के लिए मैंने 10,000 को छोड़ दिया। नहीं, याद रखोगे 20,000 को पाने के लिए मैंने 18,000 को छोड़ा। अगर मैं 20,000 वाली कंपनी में काम नहीं करता तो 10,000 के बाद ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या था? 18,000। बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, याद रखोगे डेफिनेशन अगर आप लिखोगे बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, इसको पाने के लिए मैंने इसको छोड़ा। अगर मैं 20,000 वाली कंपनी में काम नहीं करता तो मैं फिर 18,000 वाली कंपनी में काम करता। समझ में आ गया? तो इसको पाने के लिए मैंने इसको छोड़ा। ठीक, और अगर मान लो कि ऐसा कुछ नहीं रहता, ये दो ही ऑप्शन रहता, 10,000 में काम कर रहा हूं, मुझे 20,000 का जॉब मिल रहा है, तो मैं इसको छोड़कर फिर यहां जा रहा हूं, तो फिर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाता? फिर ये हो जाता, क्योंकि मैंने इसको छोड़ा। ठीक है, तो जिसे पाने के लिए मैं जिसको छोड़ देता हूं वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है, या आप इसको हिंदी में कह सकते हो कीमत रेखा। कीमत रेखा क्या कहलाती है? तो पहले हिंदी वाले डेफिनेशन नोट डाउन करें। कीमत रेखा दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है जो एक उपभोक्ता द्वारा दी गई वस्तु कीमत एवं उपभोग के लिए उपलब्ध आय के साथ खरीदी जा सकती है। अब हम लोग देखेंगे बजट लाइन इंग्लिश में। इंग्लिश वाले डेफिनेशन को नोट डाउन करें। अ बजट लाइन इज अ लाइन विच शो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर can buy with his given income and price of commodities। अब आप इसको समझे बजट लाइन होता क्या है, डेफिनेशन देहाती में। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं आपको दुर्गा पूजा में 10,000 रुपए देता हूं, सपोज दैट कि कोई फेस्टिवल है आपको और मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, अब आप उसमें से कितने के कपड़े लोगे, कितना खरीदना चाहोगे? तो कोई बच्चा कहता है कि सर मैं 2,000 रुपए रखूंगा घूमने के लिए, 8,000 रुपए लेकर जाऊंगा कपड़े खरीदने के लिए। ठीक है, तो आपका बजट हो गया 8,000। जब आप दुकानदार के पास जाओगे और दुकानदार आपसे सवाल करेगा कि भैया बताओ कितने के कपड़े दिखा दूं, तुम्हारा बजट कितना है, तो आप क्या बताओगे? 8,000 रुपए। मतलब 8,000 रुपए में आप कॉम्बिनेशन ऑफ गुड खरीदना चाहते हो, दो या दो से ज्यादा गुड्स को खरीद सकते हो जिस बजट में, वो आपका बजट लाइन कहलाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि मेरे पास दो गुड्स हैं, सपोज एक्स और वाई। एक्स का दाम है 10 रुपए एक पीस का, वाई का दाम है 20 रुपया एक पीस का। समझोगे ध्यान से? ठीक है, मेरे पास 50 रुपए हैं, दैट इज कॉल्ड बजट लाइन। 50 रुपए हैं। अब बताओ कि मैं कितना पीस खरीद सकता हूं। अगर मैं वाई को 0 खरीदूं, एक भी पीस नहीं खरीदूं, ठीक है, तो मैं एक्स गुड्स का कितना पीस खरीद सकता हूं? तो याद रखोगे 50, मुझे 50 रुपए खर्च करने हैं। एक का दाम कितना है? 10 रुपया, तो 10 इंटू 5 50 रुपए हो गए पूरा का पूरा। ये तो है 0 क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी नहीं खरीदा। अच्छा, मैं इसको एक पीस बढ़ाता हूं, ये 20 रुपए का है, मैं इसको एक पीस करता हूं, टोटल मुझे 50 रुपए ही खर्च करने हैं, तो 20 से कम 20 रुपए हो गए। तो बाकी मैं यहां कितना खरीद सकता हूं? सिर्फ 30 रुपए खर्च कर सकता हूं। मतलब इसके कितने पीस खरीद सकता हूं? 3 पीस ही खरीद सकता हूं। अच्छा, मैं अगर इसको 2 पीस कर दूं, 2 दूनी 4, 40 रुपए। अगर 40 हो गए तो अब यहां सिर्फ और सिर्फ मैं कितना खरीद सकता हूं? 10। मतलब कितना पीस खरीद सकता हूं? एक पीस। 10 और 40 50 रुपए, क्योंकि मेरा बजट लाइन जो है वो 50 रुपए का। अच्छा, मैं बताओ क्या 3 पीस खरीद सकता हूं? 3 2 जा 60 हो जाएगा? नहीं, 50 रुपए का बजट ही है, 60 रुपए में नहीं खरीद सकता, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड बजट लाइन। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो सबसे पहले कंज्यूमर को समझे। कंज्यूमर कौन होता है? ग्राहक। ग्राहक मतलब देखो, याद रखोगे कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। कंज्यूमर जो होता है वो इकोनॉमिक, कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक एजेंट कौन है, तो बता दोगे कंज्यूमर। कंज्यूमर एक ग्राहक है, एक उपभोक्ता है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीद बिक्री करता है। किसके लिए? अपनी संतुष्टि के लिए। आप कोई भी प्रोडक्ट क्यों खरीदते हो? बताओ, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो ना, क्या आप संतुष्ट होते हो तब खरीदते हो या नहीं संतुष्ट होते? जैसे आप मान लो कि गोलगप्पे के रेडी ठेली पे खड़े हो या फिर समोसे की दुकान पे खड़े हो, आपको समोसा नहीं पसंद, आपको नहीं खाना, फिर भी आप खरीदे जा रहे हो? नहीं भैया, मैंने एक समोसा खरीदा, मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा, मैं और एक समोसा मांगूंगा, फिर घर के लिए भी ले जाऊंगा। तो याद रखो कि इंसान तभी वो प्रोडक्ट खरीदता है जब वो उसके संतुष्ट होता है या सेटिस्फैक्शन में आता है। समझ में आ गया? तो कंज्यूमर भी वही काम करता है। अब बात उठती है कि वो इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे उपभोक्ता संतुलन।
हिंदी वाले बच्चे अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं ये नोट डाउन करेंगे। तो डेफिनेशन की बात की जाए, डेफिनेशन नोट डाउन करें। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार की कीमतों में से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। यह हो गया हिंदी का डेफिनेशन। इंग्लिश वाले डेफिनेशन नोट डाउन करें। The consumer is in equilibrium when he maximizes his satisfaction given by his income and the market price। अब दोनों को डिफाइन करते हैं। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता उस टाइम पर इक्विलिब्रियम में आता है, इक्वलाइजेशन में आता है जब व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, जब उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो। जैसे 10 रुपए में कितने गोलगप्पे एक्सपेक्ट करते हो? अब 100 मत बोल दोगे कि भैया 100। देखो कुछ कुछ होते हैं लोग जो 10 रुपए में 100 गोलगप्पे भी खा जाएंगे, फिर भी बोलेंगे एक पापड़ी खिलाओ, एक मीठा खिलाओ, एक ये खिलाओ, वो खिलाओ। वो संतुष्ट नहीं होते हैं, वो होते हैं इरैशनल पर्सन। देखो जिसको सोचने समझने की शक्ति ना हो ना, वो इरैशनल पर्सन है। इकोनॉमिक्स कहता भैया निकालो और बाहर फेंको। 10 रुपए में तुमको 100 गोलगप्पे चाहिए, पापड़ी भी चाहिए, चाट भी चाहिए, छोला भी चाहिए। अरे भाई कितना खाओगे? और फिर भी संतुष्ट नहीं हो, बोल रहे हो भैया अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। तुमसे ना हो पाएगा। एक नॉर्मल इंसान जो सोच समझ सकता है उसको कहते हैं रैशनल पर्सन। उसको इकोनॉमिक्स कहता है भैया तुम बैठो और तुम बताओ 10 रुपए में कितने गोलगप्पे एक्सपेक्ट करते हो? तो कहता है 4, 5, 6 खिला दे तो बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? तो 6 मैक्सिमम लेवल है, क्योंकि आपको 10 में 10 भी खिला रहा तो मतलब क्वालिटी कहीं गड़बड़ है, या फिर आपको नहीं पसंद आएगा, 10 खा भी नहीं पाओगे। तो 10 में 6 आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम लेवल है। एक कंज्यूमर चाहता है कि हम जितना भी पैसा दिए उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। नहीं होता है अच्छा भैया इसमें तो हमको फायदा हो गया, इतने रुपए में इतना सामान मिल गया, हमको फायदा हो गया। तब वो क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करता है, और वही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। समझ में आ गया? कहता है मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन गिवन बाय हिज इनकम, जो उसने इनकम अपना दिया, अपना पैसा दिया, विद द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर लेता है। क्लियर है? अगर किसी भी पॉइंट्स में डाउट रह जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप अभी मैसेज कर दो, अभी कमेंट कर दो, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें इंप्रूव कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा हुआ या ये नहीं समझ में आया, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर डील कर दूंगा। ठीक है? तो मेरे होनहार बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे की ओर बढ़ा जाए या फिर यहीं स्टॉप कर दिया जाए? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट 2-4 कमेंट भी कर दें कि सर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है? और नहीं भी समझ में आ रहा तो भी कमेंट कर दे कि सर कुछ ना समझ में आ रहा। चलिए फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि सर इकोनॉमिक्स में कितने तरह की इकोनॉमिक्स बनाए गए हैं। ठीक है? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेना है कि डिफाइन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरह की इकोनॉमी है, याद रखोगे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, जिसको हिंदी में अगर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पहला जो होता है वो होता है हम लोगों का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब पूंजीवादी। याद रखोगे कैपिटलिस्ट, कैपिटल लगाने वाले। तो याद रखोगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहां पर जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। मतलब वहां गवर्नमेंट का कोई भी रोल प्ले नहीं होता, वहां प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है जो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए, मतलब हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। अगर मैं कोई भी सामान बेच रहा हूं तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूं। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपसे पैसे लेकर ये वीडियो देखने की ये इजाजत दे रहा हूं। दैट इज वो इकोनॉमी, पूरा इकोनॉमी को क्या कहलाएगा, कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी इकोनॉमी कहलाएगा। ठीक है? दूसरा है हमारा समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। नाम से ही पता चल रहा होगा समाजवाद, सोशल। तो अब यहां कौन एंटर करेगा, गवर्नमेंट। तो जब पूरी इकोनॉमी को गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करे, जहां प्रॉफिट मोटिव ना होकर सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा जाए, समाज सेवा के बारे में सोचा जाए, तो उस पूरी इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। और तीसरा है मिक्स्ड मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरी इकोनॉमी बनाई गई है दोनों को मिलाकर, जिसमें कुछ लोग होंगे जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो गवर्नमेंट होंगे जो पब्लिक के लिए काम कर रहे होंगे। तो जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों हाथ मिलाकर काम करती है तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी कही जाती है। जैसे इंडिया में हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहां प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी काम कर रही है और गवर्नमेंट की कंपनीज भी काम कर रही है। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है? हिंदी वाले अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हो वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है या उससे क्या समझते हो। तो डेफिनेशन की बात की जाए तो हिंदी वाले लिख सकते हो कि वास्तविक अर्थशास्त्र से अभिप्राय क्या है से संबंधित है या आर्थिक समस्याएं वास्तव में कैसे हल होती है, एक्चुअल डेटा से संबंधित है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए या से संबंधित है या आर्थिक समस्या कैसे हल होनी चाहिए से संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश वाले अगर देखें इसका डेफिनेशन तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व। ये हो गया पॉजिटिव। नॉर्मेटिव में होता नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट आउट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। दोनों में अंतर को समझें। क्या कहता है भाई? पॉजिटिव, नाम से ही समझ में आ रहा होगा सर पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हम कर दिखाएंगे, एग्जाम में अच्छा करेंगे। अरे बोलते क्यों नहीं, लिखोगे ना भाई एग्जाम में। पॉजिटिव एक्चुअली में जो हो रहा है, जो हमारे पास फैक्ट बेस्ड डेटा है, वो मेरा पॉजिटिव इकोनॉमी है। जो होने वाला है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना अनुमान लगा सकते हैं, अपने चीजों को बता सकते हैं, वो हमारा नॉर्मेटिव डेटा है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे अभी के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो इसमें क्या दोगे आप लोग? ओपिनियन दोगे कि भैया राहुल गांधी बन सकता है, मोदी जी बन सकते हैं, योगी जी बन सकते हैं, केजरीवाल बन सकते हैं, कोई भी अपना अपना ओपिनियन दोगे। ठीक है, ये हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जो एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करे, एक्चुअली डेटा फैक्ट हो, वो पॉजिटिव हो गया। जो ओपिनियन बेस्ड हो, क्या होने वाला है या कैसे करना चाहिए, व्हाट शुड बी, ये हमारा नॉर्मेटिव हो गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। सर इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? ठीक है, इसको हिंदी वाले लिख सकते हो उदासीनता वक्र। ठीक है, उदासीनता वक्र क्या कहलाता है? तो इसका डेफिनेशन अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। यह दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ होता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। ये हिंदी वाले नोट डाउन कर सकते हो। अगर इंग्लिश वालों को देखना है इंडिफरेंस कर्व तो वो नोट डाउन करें। इट इज द लोकस ऑफ वेरियस पॉइंट शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। एक्चुअली ये कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को बताता है। सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहा गया है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है, जिसमें दो अप्रोचेस बनाए गए हैं। एक संतुष्टि, देखो संतुष्टि क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, जिसमें दो अप्रोचेस बनाए गए, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच जो है वो बनाया गया है मार्शल के अकॉर्डिंग। मार्शल ने बोला कि भैया किसी की भी सेटिस्फैक्शन को नंबर में काउंट करो, 1 2 3 4 5। इसको कार्डिनल अप्रोच कहा गया, जिसे बनाया है मार्शल ने। क्लियर है? जैसे आप कितने रसगुल्ले खाकर संतुष्ट हो? 4 5 6, वो गया कार्डिनल अप्रोच। ठीक, अब हिक्स जी आते हैं और कहते हैं भैया मार्शल सुनो, तुमने कार्डिनल बना दिया, किसी की संतुष्टि नंबर में कैसे काउंट करोगे कि वो 1 नंबर संतुष्ट है, वो 2 नंबर संतुष्ट है, वो 3 नंबर संतुष्ट है? ऐसे नंबर में काउंट नहीं होगा। तो मार्शल ने पूछा हिक्स से कि भाई तुम ही बताओ किसी की संतुष्टि को कैसे काउंट किया जाए, कैसे बताया जाए। तो हिक्स भैया कहते हैं कि सुनो, किसी की संतुष्टि को तो हम ऐसे नंबर में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मेंटल सेटिस्फैक्शन है, ये तो अंदर की बातें हैं ना। इसको हम लोग रैंक वाइज जरूर कर सकते हैं कि हम लोग किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं। वी लाइक रसगुल्ला एज कंपेयर टू द बाकी अदर थिंग्स। ठीक है, या फिर मैं और चीजों को पसंद करता हूं एज कंपेयर टू दी अदर थिंग्स। ठीक है, तो मैं जैसे मान लो कि मैं शादी में गया और मुझे खानी है कुछ चीजें, तो मैं सबसे ज्यादा क्या गोलगप्पे पहले पसंद करूंगा, आइसक्रीम पसंद करूंगा, या क्या क्या प्रेफर करूंगा? तो सबसे पहले अगर मैं प्रेफर करता हूं चलो गोलगप्पे खा लेते हैं, तो फर्स्ट हो गया गोलगप्पा। ठीक, सपोज। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो मीठा हो गया थोड़ा सा, सॉरी खट्टा हो गया, थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं, फिर मैंने आइसक्रीम प्रेफर किया तो सेकंड हो गया आइसक्रीम। ठीक है, फिर थर्ड रसगुल्ला खा सकते हैं। मतलब ऐसे प्रेफरेंस हम लोगों का। तो रैंक वाइज जब ऑर्डर वाइज करते हैं वो ऑर्डिनल अप्रोच हो गया जिसे हिक्स ने बनाया, और हम लोगों का नंबर वाइज हो गया कार्डिनल अप्रोच जिसे मार्शल ने बनाया। ठीक है, तो यूटिलिटी समझ गए।
एक कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, जब उसके पास दो गुड्स आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, भैया मैं सेटिस्फाई कैसे हूं। उसके लिए बनाया गया है इंडिफरेंस कर्व, जिसको मैं थोड़े से एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं। देखो मैं ग्राफ भी बता दे रहा हूं, आप लोग इसको देखो, डेफिनेशन में थोड़े थोड़े डेफिनेशन शॉर्ट में बता दे रहा हूं, उसको समझा भी दे रहा हूं। आप चाहो तो अपने बुक से इसको निकाल कर दोबारा पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत और डेफिनेशन कलेक्ट कर सकते हो, तो आपका आंसर और बढ़िया हो जाएगा। समझ गए? और बाकी चीजों को तो मैं वन शॉट में डील कर दे रहा हूं, एक बार में पूरा बुक, होल बुक आपका कंप्लीट होने वाला है। समझ में आ गया? तो समझो कि मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और पापा ने तुम्हें 500 रुपए दिए, ठीक। अब इस 500 रुपए में तुम्हें खाने के लिए भी सामान खरीदना है, टी शर्ट भी खरीदनी है, तो तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है। अगर मैं ये बात करूं टी शर्ट की और ये मैं बात करूं फूड आइटम की, मान लो एक टी शर्ट जो है वो 100 रुपए का मिलता है। अगर आपने एक टी शर्ट खरीदा तो खाने का आइटम कितना खरीदोगे? 400 रुपए का खरीद सकते हो। क्लियर? अब आपका एक दोस्त आ गया कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ देखूंगा, आपने बोला चलो उसके लिए भी एक टी शर्ट खरीद लिया जाए। दूसरा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन, आपने 2 टी शर्ट खरीदे, एक अपने लिए एक उसके लिए। 200 रुपए, 500 में से 200 गए, तो अब इसके पास खाने का थोड़ा कम करना होगा, मैंने 300 रुपए का खाना मंगवाया। अच्छा एक दोस्त और आ गया, कहता है मैं भी देखूंगा, चलो भाई अगर मैं 3 टी शर्ट लेता हूं तो खाने का आइटम और कम करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा एक और आ गया, बोला कि मैं भी सपोर्ट करने वाला हूं, मुझे भी रख लो, चलो भाई उसको भी मिला लेते हैं। अगर हम लोग 4 टी शर्ट खरीद लेते हैं 400 रुपए में, तो भाई खाने का कितना आएगा? 100 रुपए, क्योंकि गिवन इनकम तो इतना ही है ना, 500 रुपए ही है। तो एक गिवन इनकम पर जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बनता है, अब देखो क्या आप अकेले संतुष्ट नहीं थे? हाँ सर उसमें भी सेटिस्फैक्शन था हमको, 2 लोग मिलकर भी सेटिस्फैक्शन है, 3 लोग भी सेटिस्फैक्शन है, 4 लोग भी सेटिस्फाई है। तो आपको जो इसमें से पसंद आता है, आपको पसंद आता है कि नहीं भाई खाना कम हो जाएगा, हम लोग 3 लोग ही मिलकर देखेंगे, अगर आप इसको पसंद करते हो तो आप तीसरे नंबर को पसंद कर सकते हो। कोई लोग नहीं भाई आने दो ना, जितना आना है, 4 लोग मिलकर बैठ के खाएंगे। कोई बोलेगा नहीं नहीं हम अकेले खाएंगे, हम अकेले देखना चाहते, तो वो 1 पसंद करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का एक बंडल बन गया। ये कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है? देखो मॉल में जब आप जाते होगे तो फ्रूट्स आइटम का बास्केट देखे होगे, जिसमें एप्पल भी होते हैं, ऑरेंजेस भी होते हैं। 100 रुपए का बास्केट होता है जिसमें एप्पल भी ऑरेंजेस भी हैं, या दूसरा है जिसमें सिर्फ एप्पल है या फिर ऑरेंजेस हैं। तो कम ज्यादा ऐसे ऐसे बास्केट बनाए जाते हैं, ठीक है ना, एक ही प्राइस पे, जो आपको पसंद है, जो आपको ज्यादा चाहिए। अगर आपको एप्पल्स ज्यादा चाहिए तो आप एप्पल्स ज्यादा वाला बास्केट खरीद सकते हो, अगर आपको एप्पल्स कम चाहिए, ऑरेंजेस वाले ज्यादा चाहिए, तो आप उस खरीद सकते हो बास्केट को। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बताता है, ठीक है। तो यहां पर इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर? ये तो हो गया 0, ये हो गया y एक्सेस, ये हो गई x एक्सेस, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि अगर हम लोग क्या कम कर रहे हैं, याद रखोगे फूड आइटम को कम कर रहे हैं, तो ये हो गया फूड आइटम हमारा, ये हो गया टी शर्ट। अगर हम लोगों का देखोगे स्टार्टिंग में फूड आइटम कितने का था? 400 रुपए का, ठीक है। तो 400 रुपए में हम लोग कॉम्बिनेशन कितना का दे रहे थे? 100 का। तो ये 400 के साथ 100 का कॉम्बिनेशन बन रहा था। अच्छा जैसे ही मैंने फूड आइटम 400 से 300 किया, थोड़ा सा कम कर देते हैं, अगर हम लोग 300 कर दिए तो हम लोगों का 2 टी शर्ट आ चुका था, 2 टी शर्ट आ गया। अच्छा ये हो गया 200 का। जैसे ही मैंने 200 का और एक कम कर देते हैं 200 का, तो ये एक और बढ़ गया था 300 का। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, 400 का 100 का, तो ये हो गया 200, ये हो गया 100। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ये हमारा जो बनता है ये इंडिफरेंस कर्व बनता है। समझ में आ गई बातें? तो ये याद रखोगे, आपका जब भी बनेगा इंडिफरेंस कर्व ये ऐसा बनेगा, ऐसा याद रखोगे। ये होता है IC, आप लोग इसको बना सकते हो, तो आपके बुक में दिया हुआ होगा ही। तो जब हम लोग एक गुड्स को बढ़ाते हैं खरीदने के लिए कि मुझे ये चीजें ज्यादा चाहिए, तो दूसरे गुड्स को हम लोग कम करते हैं। ये हर एक पॉइंट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को बताता है। ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, हर एक कॉम्बिनेशन को बताता है और हर एक सेटिस्फैक्शन को बताता है। कंज्यूमर हर एक पॉइंट पर इक्वल सेटिस्फाई है। समझ में आ गया? तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का सेटिस्फैक्शन है। क्या है? इंडिफरेंस कर्व। चलिए देखते देखते हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया। ऐसे ही फटाफट हम लोग सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को एक बार में कवर अप करने वाले हैं। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते जाओगे। अगर आपको नोट डाउन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको पॉज कर लीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। अगर कहीं छूट जा रहा है तो फिर आप इसको बैक करके फिर से देख लीजिए। आराम आराम से नोट डाउन कीजिए, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, और सारी चीजों को समझ लें। और मैंने बताया भी कि अगर पॉइंट्स कहीं डाउट रह गया, आप तुरंत क्या करें? कमेंट करें।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुड्स को डिफाइन किया गया। देखो यहां पर अगर मान लो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है इंफीरियर गुड्स क्या है, ठीक है, या गिफन गुड्स क्या है, गिफन पैराडॉक्स क्या है, या फिर नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, तो एक बार में मैं सारे गुड्स को बता देता हूं। गुड्स कितने तरह के यहां बताए गए, जिसमें से एक ना एक तो आएगा ही आएगा, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आएगा, वो गिफन गुड्स हो, इंफीरियर गुड्स हो। तो बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल गुड्स। सर नॉर्मल गुड्स होता क्या है? तो नॉर्मल गुड्स हिंदी वालों नोट डाउन करो, सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव धनात्मक तथा कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है, ठीक है। इंग्लिश वाले नोट डाउन करना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले नोट डाउन करेंगे नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स होता क्या है सर? तो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, याद रखें। सबसे पहले हम इस चीज को समझने के लिए समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि जब भी कोई वस्तु का प्राइस, कोई कॉमोडिटीज, द व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीजेस। कोई भी चीज महंगी होगी तो कम खरीदोगे ना भाई, तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब है अगर प्राइस सस्ता होगा तो ज्यादा खरीदेंगे, प्राइस सस्ता हुआ तो ज्यादा खरीदेंगे। ये हमारा इनकम इफेक्ट कहलाता। अच्छा, इनकम बढ़ेगा तो, अगर आपका इनकम बढ़ा तो क्या करोगे? ज्यादा खरीदोगे ना। तो नॉर्मल गुड्स ऐसा गुड्स होता है जिसमें इनकम बढ़ने से हम लोग का ज्यादा गुड्स खरीदा जाए, वो हमारा नॉर्मल गुड्स है, ठीक। या प्राइस बढ़ने से कम खरीदा जाए, वो हमारा नॉर्मल गुड्स है, जिसमें नॉर्मल प्रभाव पड़ता है, कोई एक्स्ट्रा प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं आता। इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा। ये नॉर्मल गुड्स का इफेक्ट कहलाता है। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो। दूसरा हम लोगों का नॉर्मल गुड्स के बाद क्या है? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स होता है घटिया वस्तु, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखो, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। एक ऐसे गुड्स जिसका इनकम इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, वो हमारा गिफन गुड्स कहलाता है। सर हिंदी वाले लिखे जल्दी से। इंफीरियर गुड्स को हिंदी में कहते हैं निम्न कोटि वस्तुएं। निम्न कोटि वस्तुएं मतलब घटिया वस्तु। क्या है सर? निम्न कोटि वस्तुएं। निम्न कोटि वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव ऋणात्मक का मतलब होता है इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। कहने का मतलब है, मान लो मैं गरीब आदमी हूं, मैं सड़ा हुआ आम, समझ लोगे, सड़ा हुआ आम खरीदता हूं 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो में 1 किलो आम मैं खरीद कर ले जाता हूं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ कि मेरा इनकम, मैं कमाता कितना था? मैं कमाता था 5,000 रुपए महीना, तो मैं 20 रुपए किलो सड़ा हुआ आम इंफीरियर गुड्स ले जाता था। अच्छा आम नहीं खरीद सकता था 50 रुपए केजी वाला, क्योंकि मैं गरीब आदमी था। अब मेरा इनकम धीरे धीरे इंक्रीज करता है, 5,000 रुपए से बढ़कर वो कितना हो जाता है? 50,000 रुपए हो जाता है। सपोज करो, मैंने अभी क्या बताया? इनकम बढ़ने से अब ज्यादा खरीदोगे ना भाई, ज्यादा खरीदोगे ना, ये नॉर्मल गुड्स के लिए है। इनकम बढ़ेगा तो ज्यादा खरीदेंगे। बट इंफीरियर गुड्स में देखो, आप 5,000 कमा रहे थे तो घटिया सामान घर ले जा रहे थे, अब 50,000 कमा रहे हो तो घटिया सामान ज्यादा ले जाओगे या इसको छोड़कर अच्छा सामान ले जाओगे? बोलो भाई, घटिया सामान छोड़ देंगे, हम लोग क्या ले जाएंगे? अच्छे सामान को ले जाएंगे। तो इंफीरियर गुड्स पे इसका जो पड़ता है वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ऋणात्मक इंपैक्ट पड़ता है। इज इट क्लियर? तो जब हमारा इनकम बढ़ेगा तो हम लोग इसके डिमांड को नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? इसके डिमांड को छोड़कर दूसरे डिमांड में शिफ्ट हो जाएंगे। ये कहता है इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट होता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या है? तो गिफन गुड्स भी इंफीरियर गुड्स ही हैं। गिफन एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि भाई ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं, वस्तुएं हैं जिस पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताया मैंने? कि अगर कोई भी चीज सस्ता होगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे इंफीरियर गुड्स, जब सस्ता होगा तो हम ज्यादा नहीं ना खरीदेंगे। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सस्ती भी हो जाए फिर भी हम ज्यादा नहीं खरीदेंगे, ठीक है। उसमें नेसेसरी गुड्स भी आता है, ठीक है। तो जैसे याद रखोगे गिफन गुड्स, गिफन एक अर्थशास्त्री, इन्होंने ये सारी चीजें बताई, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ लोगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? एक के जगह दूसरा यूज करना। ऐसे गुड्स जहां हम लोग एक के जगह दूसरी चीजों को यूज करें, जैसे हम लोग चीनी के जगह गुड़ को यूज कर सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है। पेन के जगह पेंसिल यूज कर सकते हैं, ये हमारा सब्स्टिट्यूट्स है।
ठीक है, जो एक के जगह दूसरी चीजों को हम लोग यूज कर पाए, जैसे टी के जगह कॉफी, चाय के जगह हम लोग कॉफी पी सकते हैं, ये हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है। नेक्स्ट कहता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, तो याद रखोगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है जब हम लोग एक साथ चीजों को यूज करें, जैसे कार एंड पेट्रोल। कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती और पेट्रोल बिना कार के तो कोई है ही नहीं, आग तो लगाना नहीं घर में, साथ साथ चलने वाला। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड में बटर लगा के खाओगे, बटर तो ऐसे खाओगे नहीं, समझ में आ गया। तो दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती है, जिसको हिंदी में अगर देखा जाए, हिंदी वाले बच्चे अगर लिखना चाहें तो गिफिन का तो गिफिन गुड्स ही होता है। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये लिखना है सब्स्टिट्यूट गुड्स का हिंदी लिखना है तो सब्स्टिट्यूट्स का लिख सकते हो स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वैसी वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए यूज की जाती है, जैसे हम लोग को टी पीना है तो टी पी सकते हो, कॉफी पीना है तो कॉफी। ठीक है, या पूरक वस्तुएं जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, एक के साथ दूसरा यूज होगा। पूरक वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती है जिसकी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती है, संयुक्त रूप से, दोनों साथ साथ चलेगा तभी। मोबाइल एंड सिम दोनों साथ रहेगा तभी, सिम लेकर क्या करोगे, कुछ भी नहीं, बिना सिम का मोबाइल आजकल चलता भी नहीं है, तो दोनों साथ चलेगा, साथ रहेगा तभी वो काम करेगा। ये सारे गुड्स के डेफिनेशन है। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ लेना है इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जिसको मैंने ग्राफ के थ्रू बता रखा है, ध्यान दोगे। एक्सटेंशन या इंक्रीज, जिसको हिंदी में विस्तार, मांग का विस्तार या मांग में वृद्धि। कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, मांग में संकुचन या मांग में कमी। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं सबको समझा देता हूं। देखो, जब भी किसी भी प्रोडक्ट, किसी वस्तु के प्राइस के कारण, उसके कीमत के कारण उस वस्तु का डिमांड बढ़े, किसी भी वस्तु के प्राइस के कारण, मान लो ये पेन सस्ता हो गया तो हम ज्यादा खरीदेंगे, ये पेन सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा खरीदेंगे। खुद के प्राइस के कारण अगर उसका डिमांड बढ़े तो उसको एक्सटेंशन कहेंगे। ठीक है, खुद के प्राइस के कारण अगर उसका डिमांड घटे, मतलब ये बहुत महंगा हो गया तो अब इसको खरीदना छोड़ देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो खुद के प्राइस के कारण अगर बढ़ेगा तो विस्तार या एक्सटेंशन कहेंगे। बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड बढ़ रहा है, इसकी वजह से नहीं, बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज बोलेंगे। खुद के प्राइस के कारण नहीं, दूसरे के प्राइस के कारण। जैसे मान लो पेट्रोल का डिमांड बढ़ रहा है, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ लेकिन उसका डिमांड बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि कार ज्यादा बिक गई, बाइक ज्यादा बिक गए, कार सस्ती हो गई, बाइक सस्ती हो गई, तो सब तो पेट्रोल जाके भरवाएंगे ही पेट्रोल पंप पे। तो पेट्रोल ज्यादा बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, क्या उसका प्राइस कम हुआ, नहीं सर, उसका प्राइस कम नहीं हुआ, उसके प्राइस के कारण उसका डिमांड नहीं बढ़ा, दूसरे कारण से उसका डिमांड बढ़ा है। तो दूसरे कारण से मतलब उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए और उसके कारण उसका डिमांड बढ़े तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड बोलेंगे। वैसे ही अगर खुद के प्राइस के कारण उसका डिमांड घट जाए तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, दूसरे फैक्टर्स की वजह से घट जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। समझ में आ गई बातें, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ लेने हैं प्रोडक्शन फंक्शन। सर प्रोडक्शन फंक्शन होती क्या है या उत्पादन फलन क्या है, तो याद रखोगे उत्पादन फलन डेफिनेशन लिखोगे। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि एक समय की एक निश्चित अवधि में उत्पादनों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले डेफिनेशन लिखेंगे, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट इज टर्म एज प्रोडक्शन फंक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन। देखो नॉर्मल वे में कहा जाता है कि हम लोग किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, बट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हम लोग किसी भी चीज को नहीं बनाते हैं, हमारी औकात ही नहीं है हम किसी चीज को बनाएं या हम किसी चीज को बिगाड़े, बस हम इसको अपने यूजेस, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे हमने पेड़ काटा और पेड़ काटकर लकड़ियों से हमने बैठने के लिए चेयर बना लिए, ये हमारा क्या हो गया, चेयर, तो हम कहेंगे कि हम चेयर का प्रोडक्शन करते हैं। बट बात समझोगे, अगर चेयर बन रहा है लकड़ियों से तो लकड़ियां क्या हमने बनाई है या नेचर ने बनाई है। अगर नेचर आज लकड़ियां देना बंद कर दे तो क्या हम चेयर बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो कोई भी चीज अगर उठा ले तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं नेचर से ही लेकर हम लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म किया है। तो यहां पर उसी को हम लोग का नाम दिया गया है प्रोडक्शन का, कि हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। अब कहता है जो हमने इनपुट डाला और उससे जो आउटपुट निकल कर आना है, हमने लकड़ी का गोला डाला और उससे क्या निकला, चेयर निकला। हमने आलू डाला और सोना निकला, ऐसा हुआ नहीं ना।
हमने क्या डाला, लकड़ी का गोला डाला और उससे क्या निकल कर आया, चेयर निकल कर आया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। तो इस बीच के पूरे प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, प्रोडक्शन फंक्शन। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना। तो जब भी हम लोग कोई भी इनपुट लगाते हैं उससे जो हम लोग को आउटपुट मिलता है, इसके बीच जितने भी प्रोसीजर होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो प्रोडक्शन फंक्शन, फंक्शन तो जानते हैं वो कार्य, प्रोडक्शन करने का कार्य ही प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। इज इट क्लियर। हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेने हैं कॉस्ट। कॉस्ट में देखो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मनी कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ भी। तो हम लोग कॉस्ट को समझ लेते हैं कि सर कॉस्ट होता क्या है। ठीक है, तो कॉस्ट को सबसे पहले दो पार्ट में बांटा गया है फॉर शॉर्ट रन पीरियड। शॉर्ट रन में दो पार्ट में कॉस्ट बढ़ता है, एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, सर प्रोडक्शन करते समय कभी कभी हम लोगों को ऐसे कॉस्ट खर्च होते हैं जो प्रोडक्शन के यूनिट से मतलब नहीं रखते। सर समझ नहीं आया, थोड़ा देहाती में बताएं। मान लो कि मैं कैंडल्स बनाता हूं, मोमबत्ती बनाता हूं। ठीक है, मैं मोमबत्ती का प्रोडक्शन करता हूं, तो एक मोमबत्ती बनाने में जितना मोम लगेगा वो क्या 2 में भी उतना ही लगेगा, 5 में भी उतना ही लगेगा, या 100 में भी उतना ही लगेगा, या ज्यादा लगेगा? सर ज्यादा लगेगा। दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। एक मोमबत्ती को बनाने में जितने लेबर्स लगेंगे, लाख मोमबत्ती को बनाने में उतने ही लेबर्स लगेंगे, या ज्यादा लगेंगे? सर ज्यादा लगेंगे। वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ गया। फिक्स्ड क्या होता है, फिक्स्ड ऐसा होता है कि एक में जितना लगे 100 में भी उतना ही लगेगा, 500 में भी उतना ही लगेगा। जैसे इससे मोमबत्ती को रखने के लिए मैंने एक रूम किराए पर लिया, रेंट। एक मोमबत्ती को रखने का किराया पूरे रूम का 10,000 रुपए। अब मैं उसमें अगर 2 मोमबत्ती रख दूं तो क्या वो 20,000 मांगेगा? 3 मोमबत्ती रख दूं तो या 30,000 रुपए मांगेगा? नहीं सर, वो 10 ही मांगेगा। आप उसमें मोमबत्ती रखें ना रखें, डांस करें, नाचें, गाएं। समझ में आ गया। तो नाच गाना करते हुए हम लोगों ने कॉस्ट को समझ लिया कि वैसे कॉस्ट सर जो नाच गाना करें, प्रोडक्शन ना करें या करें उससे कोई मतलब ही नहीं बनता, वो फिक्स्ड होता है, वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है जो चेंज नहीं होगा। काम करो या ना करो उतना लगेगा ही लगेगा। लेकिन वेरिएबल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। समझ में आ गया। जिसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है ये शॉर्ट रन के लिए, याद रखोगे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इसको 2 नहीं माना गया, इसको एक ही माना गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फिक्स्ड क्या हो जाएगा, सैलरी फिक्स्ड देते हैं, रेंट फिक्स्ड देते हैं। ठीक है, यहां पर हो जाएगा रॉ मटेरियल, जैसे हो गया, ये सारी चीजें हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। समझ में आ गया। तो ये सारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। बट लॉन्ग पीरियड टाइम, अब 10 साल के लिए हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 10 साल में क्या रेंट चेंज नहीं होगा? 10 साल में क्या सैलरी चेंज नहीं होगी? तो याद रखोगे, जब हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो फिर ये गायब हो जाएगा, फिक्स्ड गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, वेरिएबल। तो अगर कोई पूछे कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, तो सिर्फ एक होता है, वेरिएबल। लॉन्ग पीरियड में सिर्फ वेरिएबल होता है, सब चेंज होगा। शॉर्ट पीरियड में 2 होता है, फिक्स्ड भी होता है, वेरिएबल भी होता है। समझ में आ गया। जिसमें सबसे पहला अगर हम लोगों को देखना है तो मनी कॉस्ट, ध्यान दोगे। मनी कॉस्ट होता क्या है, हिंदी वाले मौद्रिक, मौद्रिक लागत लिखोगे। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए मुद्रा के रूप में खर्च की गई राशि को मौद्रिक लागत कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखोगे मनी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी कॉस्ट। कोई भी लागत अगर हम मुद्रा में व्यक्त करें, मनी में व्यक्त करें, तो उसको मनी कॉस्ट कहा जाएगा। इज इट क्लियर। इससे सिंपल क्या होगा भाई मेरे? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। दूसरा, रियल कॉस्ट क्या होता है सर? हिंदी वाले वास्तविक लागत क्या होती है, लिखें। वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों, प्रयत्नों, सर कष्ट हो रहा है, सर पढ़ने में बहुत कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं मेरे होनहार बच्चों, पढ़ो। वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों, प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। ठीक है, वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहा जाता है क्योंकि समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट एवं त्याग का सामना करना पड़ता है, बहुत कष्ट है। हिंदी में इंग्लिश वाले लिखें, रियल कॉस्ट, एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइस मेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर रियल कॉस्ट। एक्चुअली में जितना लगा, हम लोगों ने जितना सैक्रिफाइस किया, हम लोगों ने जितना उसके लिए एफर्ट्स लगाया, सारी चीजों को मिलाकर रियल कॉस्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सोशल कॉस्ट बिकॉज द सोशल फैक्ट्स एंड द नंबर्स ऑफ डिफिकल्टीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जितने भी डिफिकल्टीज आई हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं, सारा कुछ मिलाकर देखो। मॉनेटरीज में, मनी कॉस्ट में सिर्फ मनी आ रहा था, इसमें नहीं, हमारा सैक्रिफाइस भी आ रहा है।
बिना पैसे का भी हमने सेक्रीफाइस किया। ये सारी चीजों को हम लोग मिलाकर इसमें डालते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है 2 एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसको स्पष्ट लागत कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। स्पष्ट लागतें वे नगद भुगतान है जो फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों एवं उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए दी जाती है। इंग्लिश वाले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दीज आर डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्चुअल मॉनेटरी पेमेंट इनकर्ड थ्रू द मार्केट ट्रांजैक्शंस। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द फर्म हायरिंग द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। कहने का मतलब है, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, दो तरह के कॉस्ट होते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो हिंदी में स्पष्ट लागत है और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो अस्पष्ट लागत है। दो तरह के कॉस्ट यहां पर डिफाइन किए गए हैं, तो ध्यान रखोगे। इसको मैं देहाती में समझाता हूं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब एक्सटर्नल कॉस्ट, जो बाहर का खर्चा है, जो बाहर हम लोगों को पे करना है, फर्म को बाहर लोगों को पे करना है या किसी को भी पे करना हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट मतलब इंटरनल कॉस्ट, जो भी अंदर का खर्चा है, हमारा ही खर्चा है, वो हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट है, जो हमको खुद को पे करना है। ठीक है, बात आ गई समझ में। जैसे मान लो हमने और आपने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, क्लियर है, बिजनेस चल रहा था, हमने एक रूम किराए पर लिया, बाहर वालों से रूम किराए पर लिया। अब हम लोगों को किराया देना है, ये क्या हो गया, बाहर का खर्चा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरा रूम किराए पर लिया, ये भी बाहर वालों को देना है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल ली, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पैसा हम तो नहीं दे रहे ना, बिजली तो क्या दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है, हम लोग को उनको पे करना है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब क्या हुआ, तीसरा रूम लेना है, तो मैंने बोला रुको भाई, तुम लोग किराए पे ले रहे, काम करो ना, मेरे पास एक रूम खाली है, मैं ही किराए पे दे देता हूं, मुझसे ही किराए पर ले लो, तो वो किराया मुझे दे देना। इज इट क्लियर? अब 2 किराया बाहर जा रहा है, वो तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, लेकिन मैंने जो एक रूम दिया उसका किराया मुझे ही मिल जाएगा, मैं तो पार्टनर हूं ना, मुझे खुद को किराया देना है। क्लियर आ गई समझ में? दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूं एज ए टीचर, मान लो ये पूरा फर्म जो है वो मेरा है, मैंने एक टीचर हायर किया, अब मुझे उसको सैलरी देनी है, वो बाहर का बंदा है ना, वो बाहर का बंदा है, उसको मुझे सैलरी देनी है, वो क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। मैं खुद पढ़ा रहा हूं, खुद की सैलरी भी ले रहा हूं खुद से, वो क्या हो गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अंदर का खर्चा, फर्म के अंदर का खर्चा, खुद का खर्चा, हमारा कैपिटल पे हमें खुद इंटरेस्ट मिल रहा है, हमने कैपिटल लगाया, उस पर खुद इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपको पढ़ना। आप लोगों को नेक्स्ट पढ़ लेने हैं मोनोपोली और उसके फीचर्स को। ठीक है, मोनोपोली क्या होता है, देखो मार्केट जो फॉर्म है उसमें बहुत सारे हैं, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है। तो चलो थोड़ा बहुत मैं डिफाइन कर देता हूं। हिंदी में इसको एकाधिकार कहते हैं, मोनोपोली मतलब एकाधिकार। जब एक बिजनेसमैन सिंगल ओनर बिजनेस को चला रहा है, मतलब बेचने वाला सेलर एक है, खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, बायर बहुत सारे हो, सेलर एक हो, वो एकाधिकार आपका मोनोपोली कहलाता है। इज इट क्लियर? जब बेचने वाले भी बहुत हों, खरीदने वाले कुछ हों, तो वो क्या कहलाता है, परफेक्ट कंपटीशन कहलाता है। सब में कंपटीशन है आपस में, जो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक दूसरे से सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कंपटीशन है। मैं भी पेन बेच रहा हूं, सिमिलर पेन, वो भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है, वो भी, ये परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, अब आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें मोनोपोली भी होती है, कंपटीशन भी होता है। ये आपको डिफाइन पढ़ लेना है। देखो कोई भी एक इसमें से आ सकता है, मोनोपोली आ जाए, एकाधिकार आ जाए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आए, परफेक्ट कंपटीशन है। इसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पढ़ना है। मैं जब डील करूंगा लॉन्ग क्वेश्चंस को, देखो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी होगा, तो उसमें मैं अच्छे तरीके से डील भी कर दूंगा। ठीक है, तो याद रखोगे मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, परफेक्ट कंपटीशन मतलब बहुत सारे सेलर। मोनोपोलिस्टिक मत समझो, मोनोपोलिस्टिक में क्या होते हैं कि सेलर्स तो होते हैं बहुत सारे, वो सिमिलर प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। मतलब कहने का मतलब है कि पेन तो बेच रहे हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज के बेच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं हॉर्लिक्स बेचता हूं, ठीक है, यहां अगर सारे लोग हॉर्लिक्स बेच रहे हैं तो वो परफेक्ट कंपटीशन के एग्जाम है। यहां कोई हॉर्लिक्स नहीं बेच रहा तो वो मोनोपोली है, मैं अकेला बेचने वाला हूं। अब सुनोगे मोनोपोलिस्टिक, मैं हॉर्लिक्स बेच रहा हूं, लेकिन सामने वाला बूस्ट बेच रहा है, उसके सामने वाला कॉम्प्लान बेच रहा है, सारे हेल्दी ड्रिंक्स है ना, सारे हेल्दी ड्रिंक्स हैं और सारे कोई बेच रहा है, लेकिन यहां पर हॉर्लिक्स कोई भी नहीं बेच रहा मेरे अलावा, तो यहां मोनोपोली भी है, लेकिन मेरा बूस्ट के साथ कंपटीशन भी है, तो इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। समझ में आ गई बातें? तो यहां पर हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरह से खत्म होता है। सोचो एक शॉट में आप लोगों ने सब समझ लिया। एक बार आप इसको रिवाइज करना चाहें तो वीडियोस को देख सकते हो, अपना नोट्स तैयार करना चाहते हो तो नोट्स तैयार कर सकते हो। अगर आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं होता है तो जिसकी नोट्स चाहिए आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो।
अब ऐसा ही एक मैं वीडियो बना दूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पूरी तरह से कवर अप हो जाएगा। और फिर मैं बना दूंगा लॉन्ग क्वेश्चन के, लॉन्ग में मैं विथ ग्राफ, क्योंकि उसमें ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन आप लिख दोगे आराम से, ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट लॉन्ग क्वेश्चन में ग्राफ। तो जब मैं लॉन्ग बताऊंगा तो कुछ गिने चुने क्वेश्चंस जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं उसको बताऊंगा, विथ ग्राफ बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स बता दूंगा जो एग्जाम में आने के। आपका 100% कवर अप हो जाएगा पूरा बुक, होल बुक। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो इस वीडियो से आपको कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये पूरा आज का वीडियो समाप्त करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है, जल्द से जल्द हम लोग मिलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। आप जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें और बताएं कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो कब आ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।